अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, इतना ज़ोरदार आपने सलाम किया हाँ। तो मेरा दिल है ज़रा आज आपको फास्ट बॉलिंग भी ज़ोरदार सी कराई जाए। तुमने क्रिकेट में कब से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया? क्रिकेट में तो नहीं, लेकिन बॉलिंग में इसलिए क्योंकि इंसान को थोड़ा बॉलिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए। कभी हम आपको स्विंग करवाते हैं, कभी गुगली करवाते हैं, तो आज मैंने कहा ज़रा फास्ट बॉलिंग हो जाए, उसके रिजल्ट्स तेज़ी से आते हैं ना। फास्ट बॉलिंग का मतलब क्या कि आप कोई खतरनाक किस्म के सवाल पूछने वाली हैं? हाँ, ओवर द हेड बाउंसर्स कराने जा रही हूँ सोच मैं। लें, बड़ी रेड लाइंस हैं, सोच लें। जितनी रेड लाइंस आपकी टाइप है उससे कम ही होंगी। मैडम, पेमरा वाले कानून ला रहे हैं कि जिसने भी रेड लाइन क्रॉस की, फाइन जो होगा वो आपको होगा या मुझे होगा। चैनल के ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं आएगा, सीधा आपको और मुझे फाइन होगा। अच्छा तो देने ने 10 लाख रुपए बाउंसिंग करा के। अच्छा, नहीं खैर, मैं तो ऐसे सवाल करती नहीं हूँ सेठ साहब। आप सिर्फ अपनी अब फिक्र, सोच लो तुमने आप अब जो अपनी सवाल फिक्र। करना है। असल में मैं नपातुला में आपसे सीख चुकी हूँ। जिस तरह नपातुला तबसरा आप करते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसा सवाल करूँ जिसपे गिरफ्त में ना आ सकूँ। और अच्छा, जाहिर है करके देखो। हाँ बिल्कुल, वो सवाल कुछ इस तरह से अब मैं फ्रेम करूँगी थोड़ा सा केयरफुली, कॉशियसली, कि आपको पता है कि जो हल्फ बर्दारी है कैबिनेट की, वो थोड़ी डिले इसलिए हुई कि पहले सदर ममलिकत आ जाए। आरिफ अलवी साहब तो रुखसत हो चुके हैं ऐवान सदर से, अब आसिफ अली जरदारी साहब पर तोल रहे हैं कि वो आ जाए ऐवान सदर में, और उसके बाद वो नुमाइंदों से, कैबिनेट से, मुंतखब वज़रा से हल्फ लें। तो जो कैबिनेट है उसको सभी बड़े इश्तियाक से देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन हो सकता है। सारे नाम गर्दिश में, इसहाक डार साहब के हवाले से आप इतने अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हवाओं में हैं, आपकी ज़ुबान से लोगों ने नहीं सुनी। जैसे हम खबरें सुन रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कहाँ जाएंगे, इसहाक डार साहब की कहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। फिर एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चोपड़ियाँ, वो भी दो जगह पर उनकी एंट्री है। तो मुझे ये बताएं, जो कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब की बनने जा रही है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कितना इनपुट हो सकता है? आई न्यू इट कि ये आपने इस्टेब्लिशमेंट को लाना ही लाना किसी न किसी सवाल के अंदर। सोच लो फिर से। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सवाल में नहीं है, हर जगह है। हाँ, ये तो है। इस्टेब्लिशमेंट की इनपुट क्या है? जी, कैबिनेट में। चलें फिर आज कुछ खरी बातें हो जाएं, क्योंकि हकीकत है ना। हम तो ये नहीं कह रहे क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपने एक सवाल पूछा क्या इनपुट है, मैं आपको इनपुट बता देता हूँ। अब वो अच्छी बात है या बुरी बात है उसके ऊपर मैं कोई नहीं तबसरा करूँगा, बिकॉज वहाँ रेड लाइन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने राना सनाउल्लाह की बात की जी। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि राना सनाउल्लाह इंटीरियर में आए, क्योंकि राना सनाउल्लाह जाना वहीं चाह रहे थे। इसीलिए ये सामने रखते हुए अभी तक राना सनाउल्लाह साहब का फैसला नहीं हुआ कि वो प्रोविंस में रहेंगे या इस्लामाबाद जाएंगे, मगर फैसला ये हो गया कि इंटीरियर में नहीं जाएंगे। ये हो गया फैसला? जी, ये हो गया ना, क्योंकि अब अगली बात जो आपने कही कि कोई साहब हैं जो दो ओहदे रखना चाहते हैं, चोपड़ियाँ। अब वो चोपड़ियाँ वाले साहब की जो जिक्र आ रहा है, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इंटीरियर में जा रहे हैं। ठीक है, और वो मेरा ख्याल है मोर और लेस कन्फर्म्ड है। अब सवाल ये है कि इंटीरियर में जा रहे हैं तो क्या पीसीबी भी रखेंगे कि नहीं। ख़बर ये है कि वो दोनों रखना चाह रहे हैं, कि वो पीसीबी भी रखना चाह रहे हैं और इंटीरियर भी रखना चाह रहे हैं। चलें आगे बढ़ें। उनको क्यों चुना फॉर इंटीरियर? पीसीबी का तो समझ आती है, वो सीएम बन के आए हैं, पीसीबी में थोड़ा सी सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है, और मगर जो गाड़ियाँ आगे और गाड़ियाँ पीछे तो पीसीबी में नहीं मिलती ना। गनमैन इधर और गनमैन उधर, वो तो नहीं मिलते ना। आप जब जाते हैं तो आप एक ही गाड़ी में जाते हैं, 2 गाड़ियाँ नहीं होती पीसीबी में। यहाँ तो जब इंटीरियर मिनिस्टर जाएगा तो 6, 7, 8 गाड़ियाँ इधर, और वो तो होता है। तो और पावर बहुत है ना यहाँ, तो पीसीबी में क्या पावर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। और खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है जो कि लगाते हैं। अच्छा। तो अब ये है कि मोहसिन नकवी साहब क्यों गए हैं इंटीरियर। देखिए, उनका किरदार पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद आया। उन्होंने जो क्रैकडाउन की अपोजिशन के ऊपर, वो नुमाया है, और ख़ुद नज़र नहीं आए, पुलिस उनकी नज़र आई, और बहुत सी कहानियाँ हैं। पीटीआई वालों से पूछे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, वो मोन्टाज वगैरह चलाते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी क्रेडिट में जाता है एज फार एज द एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न, कि तकड़ा। ठीक है, कोई he got the job done actually. ही गॉट द जॉब डन जो उनको दिया था।
तो इसलिए आई थिंक दे थिंक के इस्टेब्लिशमेंट में भी, इंटीरियर में भी तो वो तो सब जगह पे ही है ना, टू गेट द जॉब डन, ठीक है ना। हाँ, तो वो बल्कि ये तो promotion पहले हो गई। आपको पता है उन्होंने सरफराज बुगटी साहब लेके आए, जी। और वो भी बड़े तकड़े थे, जो कहा जाता था वही करते थे, अपनी उनकी कोई सोच नहीं थी, इसीलिए उठा के उनको अब बलूचिस्तान ले गए हैं। वहाँ भी, वहाँ बलूचिस्तान में तो स्पेशल इंटरेस्ट है ना इस्टेब्लिशमेंट का, फॉर नंबर ऑफ रीजंस। वहाँ टेररिज्म भी हो रही है, फॉरेन इंटरवेंशन भी है, फिर ईरान बॉर्डर इश्यूज है हमारे सारे, तो वहाँ दे ऑलवेज वांट देयर ओन मैन। तो बुगटी साहब इज the establishment right man, choice for- and so they want their own man. They don't want anybody answering to any of the tribal leaders or politicians. They want their own man जो yes sir करके रिपोर्ट करता है और जो कहा जाता है वो करता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है मोहसिन को भी इसी वजह से इंटीरियर में ले गए कि उनकी कारकर्दगी पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रही है। हाँ, हम लोगों को तो, हम तो उनकी शक्ल देखते रहे ना जब वो स्पीडी गोंजालेस बने हुए थे, इधर गए स्पीडी मोहसिन। जी जी, मोहसिन स्पीड का नाम दिया गया था उन्हें। तो वो मोहसिन उनके स्पीड जो चैनल थी पे। वो पुलिस की कार्रवाई में पुलिस की नज़र आई, मोहसिन की नज़र नहीं आई, पीछे तो वही थे। तो उनकी जो नज़र आई है वो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, अंडरपासेस बना रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, कुछ मंसूबे ऐसे भी थे जो मुकम्मल नहीं हुए लेकिन इफ्तिताह करके तो गए। ये बहुत क्रिटिकल पोस्ट थी, तो इसलिए जी। इस्टेब्लिशमेंट ने चुना बंदा जिसके उन्होंने अपना अभी रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैं कितना काबिल हूँ हुक्म मानने में, और जो आप काम कहते हैं वो मैं करूँगा, और करके दिखाया। जी। तो इधर वो तो उधर गए। आगे आइए आप, इसाक डार साहब का केस हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया। फिर डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है कि अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसाक डार साहब को फाइनेंस से रोका गया। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश थी, मगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, और तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या कोई इज़्ज़त वाली चीज़ दी जाए जिसमें डार साहब और मियाँ साहब जो है थोड़े से रजामंद हो जाए। तो फिर तो जाहिर है फिर वो फॉरेन ऑफिस ही है, और क्या है, और कुछ तो छोटे मोटे मिनिस्टर्स हैं। फिर ये भी डिस्कस हुआ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने का नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप इसाक डार साहब को फॉरेन ऑफिस दे दें। हमने कल ही डिस्कस किया था कि वहाँ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, मगर जो लेटेस्ट खबर जो है ये है कि जब ये हुआ कि जी इसाक डार साहब को फॉरेन ऑफिस देना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि अब ठीक है, हमें भी कुछ थोड़ी बहुत कंसेशन करनी पड़ेगी। वो तो नहीं चाहते थे कि ये जाए वहाँ, वो तो चाहते थे कोई और दो, इधर उधर कॉमर्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बट तो मगर फिर वो टू लो पोस्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया, आज की खबर ये है कि 2 लोग और जी अकोमोडेट किए जाएंगे वहाँ। हाँ, मुलाकात भी की है उन्होंने वज़ीर आज़म से। मुलाकात भी की है। जी। वो 2 लोग कौन है आयशा? तारिक फातिमी साहब है और जलील अब्बास जिलानी साहब हैं। अच्छा, अब तारिक फातिमी साहब कौन है और जलील अब्बास जिलानी साहब कौन है? तारिक फातिमी साहब ओरिजिनली बड़े हार्ड लाइन हॉकिश, अच्छा। और नवाज शरीफ के करीबी साथी रहे काफ़ी अरसे से। उनकी अहलिया को नवाज शरीफ साहब ने सीट भी दी हुई थी रिजर्व सीट्स में से, और बहुत करीब थे वो नवाज शरीफ साहब के। मगर उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाना चाहते। तो वो एक स्टेज ऐसी आई जबकि नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज किया, आपको याद होगा, जिहादी ग्रुप्स के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो डॉन लीग्स, उसमें ये ऑलमोस्ट मारे गए जी, बली चढ़ी। वो लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इन्होंने लिखी होगी या परवेज रशीद लिखी होगी, साहब का नाम और तो इनका नाम तब हमें पता चला कि हॉकिश ट्रेंड कि ये तो फॉरेन ऑफिस जो है ना उसकी मलकियत इस्टेब्लिशमेंट की है। अच्छा। वहाँ कोई आज़ाद थिंकिंग नहीं हो सकती, और जो लोग वहाँ समझते हैं कि वो आज़ाद थिंकिंग कर रहे हैं वो सिर्फ इस किस्म की आज़ाद थिंकिंग करते हैं। उनको कहा जाता है ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं, आपने कहा आप ये कंसीड नहीं कर सकते, ये नहीं कंसीड कर सकते। भाई इन पैरामीटर्स के अंदर, इन इस गोल दायरे के अंदर आप टैक्टिकली जो हैं अगर कोई कंसेशंस ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उनके पास ख़ास स्कोप नहीं होती डिप्लोमेट्स के पास, तो वो यस सर ही होता है, और वो छोटी मोटी इधर उधर की बातें होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जलील अब्बास साहब को साथ लगा दिया। अब जलील अब्बास साहब का भी हमने कल जिक्र किया था, या परसों किया था, या पिछले दफ़ा, कि ये क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बने, और ये बनने जा रहे थे, तो फिर आखिरी वक्त पे इनको नहीं। मेरा ख्याल है उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की ये सोच थी कि इनको फॉरेन ऑफिस में ही हम रखेंगे। जिलानी साहब जो हैं बहुत ही नहायत तफीस शख्स, शरीफ आदमी, हाईली इंटेलिजेंट, बट 110% इस्टेब्लिशमेंट मैन, ठीक। वो नवाज शरीफ के आदमी नहीं है, शहबाज शरीफ के आदमी नहीं है, रिपोर्ट्स टू द इस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि फ्रैंकली 90% ऑफ पीपल इन दी फॉरेन ऑफिस दे रिपोर्ट टू द इस्टेब्लिशमेंट। होता ही है कि कोई डिप्लोमेट बाहर गया होता है ना, तो बाहर से घर आता है फिर छुट्टी, सबसे पहले वो DGISI के पास जाके ब्रीफिंग देता है, फिर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देता है। तो हमारा फॉरेन ऑफिस इज़ पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट्स
नेटवर्क। इंटरेस्ट तो कोई बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है जी, ना, जी। तो फिर ये तो होगा। और सब प्राइम मिनिस्टर को ये बात का पता है। नवाज शरीफ साहब को शायद नहीं पता था, या उनको पता था, उन्होंने कहा थोड़ी देर लैंड देखो, अगर समझ आ गई कि ये भी नहीं आप ले सकते। यहाँ तक कि वो मोदी साहब को मिलने जाना चाह रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मत जाए, इन्होंने आंखें निकाली कि नहीं मैं जाऊँगा, तो फिर छुट्टी होगी ना उसके बाद। तो बात यह है कि समझ आ गई लोगों को। तो फिर आप तो फॉरेन जलील अब्बास जिलानी साहब को तो रखा गया है कि अगर डार साहब इधर उधर होने की कोशिश करें तो तुसी जरा टाइट कर। बैलेंस ऑफ पावर बैलेंस ऑफ पावर तो इतना नहीं है, इतना ये है कि जरा उन्हें संभाल के रखना। अच्छा। डोंट लेट हिम गेट कैरिड अवे, साथ साथ टिकना, और अगर कोई गड़बड़ करे तो आप ठीक कर देना। अच्छा। और तारिक फातमी साहब जो हैं वो कंसेशन है टू नवाज शरीफ साहब। और ये भी मैं बता दूं कि तारिक फातमी साहब भी नहायत शरीफ आदमी, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, वेरी इंटेलिजेंट, लाइक जलील अब्बास जिलानी साहब, ये बड़े पाए के लोग हैं। अच्छा। और फ़र्क ये था कि एक जो था वो थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट था और एक जो है टोटली इस्टेब्लिशमेंट। और वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे वो उनको भी समझ आ गई है, और उनको जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्लास उनको उनकी ले ली गई थी, तो उनको भी समझ आ गई है। अब वो उस किस्म की बातें नहीं करते, अब वो बिल्कुल लाइन में चलते हैं। तो इसलिए कंसेशन देना उनको वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जलील अब्बास विल बी एबल टू डील विद बोथ फातमी साहब एंड डार साहब। फातमी साहब के से तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आजकल तो बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने वहाँ मोरे सेट कर दिए। तो आप इनपुट पूरे से, तो ये 3 इनपुट ही है ना, एक स्पेशल असिस्टेंट होगा, एक ये होगा, एक एडवाइज़र है, 3 ये हो गए। राना सनाउल्लाह का एक्सक्लूड कर दिया गया, मोहसिन नकवी इंक्लूड हो गए, ये हो गया। तो अब आगे क्या है? क्या है? आगे आप बताएं, कोई और पूछना चाहते हैं किसी के बारे में? अच्छा, इससे रिलेटेड लोग तो ये पूछ रहे हैं कि मोहसिन साहब के पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी कौन सी है कि ओहदे खुद चल चल के उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वो आपने अपने तज्जिए में उसका जवाब दे दिया। अब मेरा ख्याल है हम आते हैं ज़रा बड़े मामलात की तरफ। आप जैसे और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मगर अभी मेरा ख्याल है थोड़ी सी इंतज़ार करते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हो जाएं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कौन मिनिस्ट्री में कौन लगा और क्यों लगा, और अच्छा। उसके पीछे कौन है और सामने कौन है। आई विल टेल यू। अभी फाइनेंस की बात हो रही थी ना, तो फाइनेंस टीम भी जो बन रही है, उसके अंदर भी टोटल 100% एस्टैब्लिशमेंट। बट इट इज़ सेड, सदिक मलिक साहब ने एक्चुअली कहा कि उसमें इनपुट इसहाक डार साहब की भी, उनकी मुशावरे से मुआशी टीम तश्कील दी जा रही है। इज इट सो? यही कहना पड़ता है ना, और क्या? अच्छा, ये कहना पड़ता है। ठीक है, मजबूरी का नाम, शुक्रिया, खुदा दा खौफ करो। अच्छा ठीक है। और बहरहाल डार साहब बोलेंगे, डार साहब जहाँ भी बैठे होंगे वो अपना तजिया देंगे। जैसे मिफ्ता को उन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं बख्शा था, इस तरह से क्या यहाँ पर भी ऐसे ही तबसरे करेंगे? बेला समझ आ गई है परहेज करना पड़ेगा। ये जो फ्रंट फुट पे वो चौके छिक्के मार रहे थे पहले, कि वो तो अब इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो चौका छिक्का नहीं मारेंगे, और वो उनको स्टंप कर दिया जाएगा अगर उन्होंने कोशिश की। हालांकि वो क्रीज में ही होंगे, मगर उनको स्टंप कर दिया जाएगा और अंपायर जो है वो हैंड्स अप कर देगा। तो सबको समझ आ गई है कि गेम क्या है और क्या। आप और मुझे शायद अभी रेड लाइंस की समझ नहीं आई, हम भी बड़े ख्याल से चलना पड़ता है हमें, तो उनको तो सबको समझ आ गई है। जो हुआ है यहाँ इस मुल्क में ये पिछले महीने में वो सबको अब समझ आ गई है कि ये जो इरादे हैं इस वक्त वो ये हैं, यही हैं कि रहने दो, हमारा दस्ते शफ़क़त रहेगा। हमारा दस्ते शफ़क़त क्या, अगर आप मुझे एक इजाज़त दें एक बात करने की, ये हम हाइब्रिड प्लस बातें करते हैं ना, ये क्या है? ये हाइब्रिड प्लस इमरान खान को हम हाइब्रिड कहते थे जी, हाइब्रिड रिजीम कहलाती थी, हाइब्रिड रिजीम कहते थे ना। फिर उसके बाद हमने जो पीडीएम आई उसको हाइब्रिड प्लस कर दिया, नाम दे दिया। अब मैं कहता हूँ ये पीडीएम प्लस है। मैं ही कहता हूँ, मैंने डबल प्लस कर दिया उनको। क्यों मैं ये कहता हूँ? क्यों? देखिए, ये रजीम इज़ नॉट मार्शल लॉ, बट आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ की रजीम आई थी तो वो शुरू में मार्शल लॉ थी, बाद में वो नहीं रही, मगर वो खुद रहे वो यूनिफॉर्म पहन के। तो मेरा ये ख्याल है, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ ये हाइब्रिड प्लस है कि इट इज़ नॉट मार्शल लॉ इन रियलिटी, बट बिहाइंड इट सेंटिमेंट वही है कि हमने ये काम करना है और आप सियासतदानों को गड़बड़ नहीं करने देंगे। इस्तीफ़ा आर्मी चीफ जो है वो कैबिनेट के नहीं बैठेंगे, वो SIFC में बैठ रहे हैं। SIFC जो है उसका खैर मकदम तो सभी ने कर लिया है, और वो इट इज़ अ सुपरा कैबिनेट बॉडी। ओके, सुपरा कैबिनेट, वो असली जो कोर इश्यूज है ना, बात तो ये है कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए, बट एक्चुअली एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड है। इसका नाम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, उसका नाम SIFC है, मगर है वो एक्चुअली डिफेक्टो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जहां आर्मी चीफ खुद आके बैठ जाए, मॉनिटर करेंगे ना एवरीथिंग। अब आर्मी चीफ इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट,
आर्मी चीफ इज़ नॉट समबडी जो कि इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। इन्वेस्टमेंट लेके लाने वाले तो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनको जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है इकोनॉमी क्या है। आर्मी डजंट नो व्हाट इकोनॉमी। उनको मोटी बात का ये पता है कि इस वक्त ये चीज़ें फॉलो करनी है ताकि इकोनॉमी जो है, उनको जो ब्रीफिंग्स मिली हैं फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स, और उन्होंने कहा जी बस कर दो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रियल इंटरवेंशन जो है, मैं इसीलिए मैंने इसको हाइब्रिड प्लस प्लस कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि ये दिस इज़ नॉट अ मार्शल लॉ रेजीम, बट दिस इज़ एज क्लोज टू अ मार्शल लॉ रेजीम जो हमने देखा। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी ऐसी बात की और गई आप है देखें कि खुशाइन बात, दो बातें जाते जाते कह दूं। एक ये कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। पहले 8 साल सारे मीडिया ने उनको वेलकम किया। उनकी हुकूमत हाईली एफिशिएंट, शौकत अजीज़ ने अच्छी कार्रवाई की, और भी जो लोग आए, और जिस तरीके से मईशत को उठाया, और 6-6%, 5-5% ग्रोथ रेट हुए। सो कोई इतराज़ नहीं था। इट्स स्टेबिलिटी थी। 7 साल स्टेबिलिटी रही टिल 2007, तो स्टेबिलिटी थी, और सारे हर चीज़ चल रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश है कि ये भी वैसे ही हो। फ़र्क क्या होगा, उस ज़माने में कोई ऑपोजिशन एज सच नहीं थी, सिर्फ एक नवाज शरीफ था, बाकी सारे जो थे वो मिल गए थे। अभी भी सूरत ऐसी है कि अभी इमरान खान नहीं है, बाकी सारे मिल गए। यहाँ तक तो एक सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आती हैं। फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब को 10 साल बाहर रहना पड़ा जी। क्या इमरान खान साहब को 10 साल जेल में रखेंगे? अभी ये सवाल ओपन है, ये क्लोज नहीं हुआ। उस वक्त तो क्लोज हो गया था, क्योंकि एग्रीमेंट हो गई थी कि आप जाएंगे, और आप मान गए थे, लेकिन और मोहतरमा को भी बाहर निकाल दिया था। वो भी 10 साल बाहर रही, 7-8 साल बाहर रही। अभी ये सारा सवाल ओपन है। ठीक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये स्टेबिलिटी ले आते हैं, और सियासी तौर पे स्टेबिलिटी आ जाती है, और मईशत जो है वो IMF प्रोग्राम के ऊपर शुरू हो जाती है, तो फिर तो ये कामयाब हो जाएंगे। मगर अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ चर्चा होगा, फिर यहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, फिर क्रैकडाउन्स होंगे। ठीक है। फिर मोहसिन नकवी हरकत पे आ जाएगा फिर तो मैं, और अभी मरियम ने भी कह दिया कि अगर गड़बड़ किसी ने की तो हम क्रैकडाउन करेंगे। तो मतलब एवरीबडी इज़ अलाइंड। ओके। तो अगर तो ये स्टेबिलिटी आ जाती है, और PTI जैसे लोग और आप जैसी ख़वातीन गड़बड़ नहीं करती, तो फिर कोई इशू नहीं है, ये चल पड़ेगा मामला। और यही जो पैगाम मिला है अभी आपकी कोर कमांडर्स मीटिंग से, यही आपको पैगाम मिला है। तो दुआ मांगे कि ये चल पड़े सिलसिला, और स्टेबिलिटी आ जाए, मईशत चल पड़े एक वक्त। क्योंकि ये जो सियासतदानों ने एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा आपको शो किया है कि ये लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, और सफ़र जो करते हैं गरीब लोग सफ़र करते हैं, मईशत नहीं चलती। सो आई थिंक ये सोच के ये सारा प्रोजेक्ट बनाया गया है। लड़ाई को भी वो जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, लेकिन देयर शुड बी सम रेड लाइन फॉर दे, कहाँ तक आप अपने सियासी झगड़ों को लेकर जा सकते हैं जहाँ से रियासती मफाद, मुल्की मफाद मुतासर ना हो। पैगाम मुझे भी आया है इस कन्वर्सेशन के दौरान, हो ये कि मैं ब्रेक ले लूँ। तो हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। आज है 8 मार्च, और आपकी याददाश्त में ज़रूर होगा कि आज 8 फरवरी के इंतखाब को 1 माह मुकम्मल हो चुका है, और निज़ाम हुकूमत के आसार भी अब वाज़े हो चुके हैं। सिर्फ एक और मरहला जो कि की स्टेप है नेक्स्ट, वो है कल का सदारती इंतखाब। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आपके सामने कुछ मुबहम है कि उसका इतलाक़ कहाँ कहाँ होता है, खुसूसी जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके मामले को लेकर। वो एक बहस चल रही है कि वो कौमी असम्बली पे भी उसका इतलाक़ होता है, या पेशावर असम्बली पे होता है, KP असम्बली पे होता है या नहीं होता। आज 12 नेशनल असम्बली में भी 4 रिज़र्व सीट्स के ऊपर हल्फ हो गया, और पंजाब असम्बली में भी हल्फ उठा लिया गया रिज़र्व सीट्स के ऊपर, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे। लेकिन ये मामला सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। अब वहाँ से आ चुका स्टे ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, और आज ये बात असम्बलीज़ में होती रही कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो कल का इंतखाब हो सकता है या नहीं, मुतनाज़े होगा या नहीं, बता दें। हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का एक ने कहा क्या है जी।
जो पिटिशन आई है वहाँ उसने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को। जी। इलेक्शन कमीशन के फैसला प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज के साथ ताल्लुक है, जी। एक ही है कि आप नहीं, नो सीट्स प्रोविंशियल और नेशनल। मगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जो मैंने पढ़ी है जी। उसके अंदर उन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली का जिक्र किया, प्रोविंशियल असेंबली का पेशावर हाई कोर्ट की तो जिसके साथ कन्फ्यूजन ही हो गई है कि कोई लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी जो भी जजमेंट आई है, स्टे आई है, ये प्रोविंशियल एंड नेशनल को अप्लाई करती है, क्योंकि हमारी पिटिशन वाज टू चैलेंज द इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट। मगर जो जजमेंट में जिक्र आया वो प्रोविंशियल का नहीं आया, नेशनल असेंबली का जिक्र आया है। तो एक तो ये कन्फ्यूजन हो गई है। पीटीआई वाले कह रहे हैं ये प्रोविंशियल और नेशनल को अप्लाई करती है, और बाकी लोग कह रहे हैं नहीं ये सिर्फ नेशनल को अप्लाई करती है। तो एक तो ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी मेरा ख्याल है 13 तारीख को। जी 13 मार्च को दोबारा समात है। अच्छा, यहाँ तो ये हो गया। ऊपर चलिए, आदुर चलिए, कराची चलिए, जी सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट चलिए। तो अब जहाँ सिंध हाई कोर्ट है वहाँ ये फैसला आया कि सबको बुला दिया उन्होंने, सब पिटिशनर और बाकी लोग जी, इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया, एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी सबको बुला लिया। उन्होंने कहा 28 को जी आप आए। इन द मीनवाइल उनका ये फैसला है कि हम नहीं रोकते किसी को फ्रॉम टेकिंग ओथ, अगर इसके साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इम्पैक्ट आता है किसी किस्म, डिसाइसिव हो जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, तो वो नहीं हो सकता। फिर हम इसको, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। फिर हम इसको वापस कर देंगे, फिर काउंट नहीं करेंगे आप। काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये है कि अगर नेशनल असेंबली के अंदर ये सीटें गिन के 2 या 3 सीटों से जरदारी साहब जीतते हैं तो फिर तो ये माइनस हो जाएंगे, फिर ये माइनस हो जाएंगी। और अगर वो 50 सीटों से जीतते हैं तो फिर रिजर्व सीट्स का कोई रोल नहीं है कि भाई वो फैसले के अंदर, ठीक है वोट डाल दिया मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने फिर भी हो जाना था। सिंध वालों ने इस किस्म की बात कर दी है, कर भी दी और नहीं भी की, तो डिटेल बात जो है वो पूरे सुन के करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में भी मैंने सुना है जी कि पिटिशन आ गई है। जी बिल्कुल है, और इन्होंने भी कुछ डेट दे दी। वो कह रहे हैं कि हल्फ पंजाब में तो हो ही गया ना असेंबली में, और आज ही नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी आ गए हैं, तो एतराज़ात थे कुछ दरखास्त पे, वो दूर कर दिए गए हैं अब। तो यहाँ भी जैसे कहते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए। इसका ये मतलब है कि बेसिकली जो हो रहा है इस वक्त वो होगा, वो चलेगा काम जी, और बाद में इसके ऊपर बहसें होती रहेंगी और देखा जाएगा कि सही है कि नहीं सही। सिर्फ जो सवाल आपने आखिरी पूछा जी कि मुतनाज़े तो नहीं होगा, ये मुतनाज़े है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने कम से कम ये तो कह दिया ना कि नेशनल असेंबली वाली सीट्स के ऊपर स्टे कर दिया जी, कि वो नहीं काउंट होंगे, वहाँ नहीं, वो ओथ नहीं लेना, उन्होंने कर लिया है। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत है। अब सवाल ये है कि अभी तक तो कोई नोटिस नहीं हुआ कि जी तौहीन अदालत है, इधर आ जाओ ना ज़रा, तो कल तो वोटिंग हो जाएगी, बाद में देखा जाएगा। अगर वो बुला भी लेते हैं कि आपको कहा था कि आप वोटिंग ना करें, और कहेंगे जी सानू तो टाइम तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, वो कह रहे हैं हमें मौसूल नहीं हुआ कोई ऐसा, और इसलिए वोटिंग हो गई है। तो वो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ा जी। फ़र्क साइकोलॉजिकल है। जरदारी साहब को रिजर्व सीट की ज़रूरत नहीं है टू बिकम प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, सिर्फ सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि 400 मिलनगियाँ ताकि स्वीपिंग विक्ट्री या 360-70 मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ओके, तो इसलिए शोर डाल रही है ऑपोजिशन कि जी ये ना करें, ना हो, ये ना हो वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंटेम्प्ट नोटिस अगर होता भी है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को। इस वक्त सारी मईशत और पॉलिटिक्स धक्का स्टार्ट है, और धक्का कोई दे रहा है और पीछे से स्टार्ट हो रही है सारा कुछ, और इसको जुडिशरी के बस की बात नहीं है कि इसको वो रोक सके। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम इसमें हम समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इससे पहले नहीं हुई। अब देखें नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस चले और फिर नवाज शरीफ साहब को उसमें सज़ा भी हुई। इस वक्त इमरान खान साहब और जो दीगर पाकिस्तान तहरीक हैं तो उनके खिलाफ भी केसेस अदालतों में चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि उनके हक़ में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो पहले नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात करते रहे, महमूद अचकज़ई साहब। अब वो ये कह रहे हैं कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं और जिसमें इस बात पर काम किया जाए कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, सबसे पहले मुकदमात की वापसी हो। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब को सदर बनने का मशवरा दे चुके हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। इस वक्त एक हीलिंग टच की मुल्क को ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए जो कि इससे पहले ना इस्तेमाल किया गया हो और उसका रास्ता पार्लियामान से होकर निकले, पार्लियामानी कमेटी के ज़रिए?
देखिए कल आपने इसी से सवाल पूछा था कि क्या कोई खान साहब के बयान के अंदर कोई लचक नज़र आ रही है, पूछा था जी बिल्कुल। तो और फिर ये आपने पूछा था कि ये बेलें हो रही हैं सबकी, क्या हो रहा है कि एक तरफ से बेलें हो रही हैं, दूसरी तरफ से खान साहब भी थोड़ा नरमी शो कर रहे हैं। जी, क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर सलामिया के साथ बात भी की, जी, उधर से उन्होंने वो भी कहा और इधर से खान साहब भी कोई नरम रवैया नज़र आ रहा था। तो अब उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो जिक्र जो आप कर रहे हैं, ये उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, एक ये कि मुशाहिद हुसैन साहब, अच्छा अब मुशाहिद हुसैन साहब बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं बता दूं, अच्छा, ताकि फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ, वो जब बोलते हैं तो क्या उसका मतलब होता है। ओके। मुशाहिद हुसैन साहब बड़े करीब साथी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने इनको सेनेटर जी, मगर मुशाहिद साहब जो हैं, जब से वो नवाज शरीफ साहब की मुशर्रफ ने छुट्टी कराई थी और मुशाहिद साहब को फिर कुछ महीने हाउस अरेस्ट किया था, तो मेरा ख्याल है उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था उनका, जो कि मतलब कि ये लॉजिकल है ना। अगर जो आपका लीडर है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उनको छुट्टी करा दी, तो आप किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली? तो मैं समझता हूँ कि मुशाहिद साहब सेफ प्ले करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो किसी का मैसेज कन्वे करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है। अच्छा, ठीक लेट मी है, टेल यू दैट, और बड़े करीब हैं, हमेशा से रहे हैं, सवाए वो वक्त जबकि ये नवाज शरीफ साहब के साथ थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे कि ना करो, डोंट क्रॉस द रेड लाइन, मगर मियाँ साहब सुनने में मूड में नहीं थे। तो फिर भुगतना जब पड़ा तो मुशाहिद साहब को भी भुगतना पड़ा, शहबाज साहब को भी भुगतना पड़ा, सब ने जेलें काटी। तो वो मेरा ख्याल है वो भूलते नहीं हैं। तो अब वो इसलिए इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। शहबाज साहब ने तो ओपनली इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे दिया, मुशाहिद साहब ने ओपनली नहीं दिया, और मगर ओपनली ना नवाज शरीफ से दूर हुए ना इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुए, बट हकीकत में वो नवाज शरीफ साहब से दूर हो गए और इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। हाँ, लेकिन इस हवाएं कुछ और चल रही हैं और वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो कि हीलिंग टच की ज़रूरत है। और मुशाहिद साहब कुछ अरसे से आयशा ये कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करें, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। बात यह है कि मुशाहिद साहब एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, उन्होंने एक प्रोफेसर भी रहे हैं, उनकी बड़ी कमांड है और इंटरनेशनल रिलेशंस, चाइना स्पेशली के बड़े करीब है, और ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मुशाहिद साहब अपनी भी उनकी एक लाइन होती है जो कि रेड लाइन से पीछे होती है, ठीक है, और मगर उससे नेशनल इंटरेस्ट का भी वो सोचते हैं। तो ये जो उनका जो फार्मूला ना जी कि चलो जी छोड़ो लड़ाई झगड़े छोड़ो, मिल के करिए, मुल्क चलाइए, ये साउंड्स वेरी नाइस, ओके, एंड इसकी मलकियत वो खुद ही लेते हैं और कोई नहीं लेता इसकी मलकियत, क्योंकि ये आवाज़ जो है ना ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की ना नून लीग से आ रही है ना पीटीआई से आ रही है, इन सिंसेरिटी। अब वो कुछ लोग नून लीग के कहते हैं कि जी हाँ इकट्ठे हो जाए, ये हो जाए, हाँ वो मेक्स नो, वो हमें ड्रामा है सारा। अच्छा, हाँ, मगर ये है कि डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो, पीटीआई बड़ी अग्रेसिव और उसके साथ बड़े ख़तरे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट इज़ ट्राइंग टू गेट पीपल टू फ्लोट दिस आइडिया कि यार इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ। उसका सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान को थोड़ा सा ठंडा करना है और उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी देनी है, कमीशन बना दें, अचकज़ई साहब कहते हैं जी, पार्लियामानी कमेटी बना दें, उसमें रिहाई की बात करें, हाँ, या वाज़ेह ज़्यादा ये भी डाल दिया ना कि इमरान को रिहा करें, जी जी, तो थे तो अब बात यह है कि ये चीज़ चल रही है, कुछ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि टेंशन जो है जिसका असर पॉलिटिकल टेंशन का असर इकोनॉमिक्स के ऊपर आता है। अब वो IMF को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम स्टेबल हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आपके सारे हुक्म जो है तामील होगी वगैरह वगैरह। और ये जो फ्लोट हो रही है ना ये चीज़ें, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको कहा गया है कि चलाओ इसको, हम तैयार हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो जाएगा, अच्छा। इसका सिर्फ ये मतलब टेम्परेचर नीचे लाया जाए, कुछ अच्छी अच्छी बातें की जाए। और मुशाहिद हुसैन साहब फ्रंट फुट पे आ गए और वो चला रहे हैं इस बात को, और इसकी कोई इम्कान नहीं है कि ये कहीं जाएगी। अच्छा। अब आए मेरी तज्जिया, पहले तो मैं आपको बताया हो क्या रहा है, अब मैं कह रहा हूँ ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। ये पीटीआई का कोई मूड नहीं है और उसके पीछे इमरान खान खड़ा है, ये सारी बातें चलेंगी। पीटीआई के अंदर भी बड़े लोग हैं जो कह रहे हैं खान साहब पीछे हट जाओ, कोई स्पेस क्रिएट करो। ठीक है। खान साहब भी स्पेस उतनी क्रिएट करेंगे जिसके साथ वो अपना बयानिया ना खो दें। उनके बयानिया की वजह उनकी पॉपुलैरिटी है, और बयानिया इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक। तो और इसीलिए वोट भी पड़ा है।
ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गेम प्लेइंग हो रही है थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स द टेम्परेचर टू बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट भी चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है। मेरे ख्याल पीटीआई के अंदर भी बड़ी लोग हैं जो कहते हैं यार रिड्यूस करो। उनको डर लगा सानू फड़ के ले जाएंगे। लेकिन सियासत भी तो चलानी है ना, सियासत भी तो चलानी है ना, मजबूरी। हाँ, तो ये मसले हैं। ये मसले हैं, सारी गड़बड़ कहाँ हो सकती है, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब के हवाले से एनालिसिस आपने जाना। अगर सभी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की तरफ जा रहे हैं तो फिर इसमें रुकावट क्या हाल है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे आने वाले शोज़ में। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये हुकूमत की तश्कील के जंजाल से निकलेंगे तो आईएमएफ के साथ हमें मुज़ाकरात वाला जंजाल दरपेश होगा। आईएमएफ ने बानी पीटीआई के लेटर पे भी कमेंट कर दिया है, वो तो अब ज़ाहिर है अब तबसरे होते रहेंगे, लेकिन आईएमएफ को लेकर हमारे लोगों के जहन में कई सवाल हैं और उसमें से एक बड़ा अहम सवाल ज़हीर अहमद साहब ने फैसलाबाद से पूछा। जी, जिस तरीके से वेस्ट जो है या आईएमएफ जो है ये हमें इकनॉमिक शिकंजे में जकड़ रहा है, इससे निकलने का कोई वे आउट है और हमें अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। ये कब तक ऐसा होगा? जो नवाज शरीफ ने मॉडल अपनाया था, मतलब वो कर्जे भी ले रहे थे और काम भी हो रहा था और साथ में वो वापस भी कर रहे थे, क्या वो तरीका सही था इनका? जी, बहुत अहम सवाल है और शुरू से ही मैं एक इत्तेफाक नहीं करूँगा एक इस स्टेटमेंट से कि आईएमएफ ने आपको किसी शिकंजे में फंसाया है। एक्चुअली आपने अपने आप को एक शिकंजे में फंसाया है और आप भाग रहे हैं आईएमएफ के पास कि हमें निकालो इधर से। वो शिकंजा क्या है और आप क्या आईएमएफ की मदद क्या मांग रहे हैं, सवाल ये यहाँ आता है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो मॉडल था वो बड़ा सिंपल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या था। उनका मॉडल था पैसे उधार लो, दुनिया को लवो, बैंका को लवो, ठीक, और ख़र्च करो। अच्छा, और ख़र्च करो उन चीज़ों पे जो कि जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, वो क्या है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स? देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट्स के अंदर देते हैं तो प्रोडक्टिव सेक्टर है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग को देते हैं कोई सहूलत तो वो एक्सपोर्ट। वो उनका था ये मॉडल के जी बिल्ड करो, सड़कें बिल्ड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के उसकी बड़ी फ़ायदे होते हैं इकॉनमी को, शॉर्ट टर्म में खर्चे होते हैं, उनसे कोई आमदन नहीं मिलती आपको, ठीक। तो अब ये है कि नवाज शरीफ साहब का मॉडल ये था कि डेवलपमेंट करो, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट बजट खर्च करो, सारे पैसे उधार लो, फौज को जड़े पैसे चाहिए ने वो फौज को पैसे दे दें, वो हर साल 10-15% मजारा मांगते हैं वो दे दें उनको, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसी तरीके के साथ बाकी सब्सिडीज़ जो थी एलिट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स को वो भी वो दे दें, एक्सपोर्ट वालों को दे दें, एग्रीकल्चर वालों को दे दें, जो जो देना है आप देते रहें और पैसे बोरो करके डेवलपमेंट करें। अच्छा। डेवलपमेंट के लिए सारे पैसे जो थे वो आपने उधार लिया। अब उधार कहाँ से लिया? कोई सऊदी अरेबिया से ले लिया, कोई चाइना से ले लिया, कोई वर्ल्ड बैंक से ले लिया, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, ठीक, और कोई आपने लोकल बैंकों से ले लिया। उसके के साथ क्या हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई कि इतना ज़्यादा उधार ले लिया। आज की जो सिचुएशन है जो कि जिसको ये हुकूमत कन्फ्रंट कर रही है वो ये है, उधार आपने लिया हुआ है जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई हैं सामने, वो उसका उधार वापस करना है और ये कोई 70 से 75% आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी जिसे आप कहते हैं, आपकी सारी मईशत की सारी साल की इनकम, उसका 70% हिस्सा है। अब बात ये है आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप उधार वापस करें। अगर आप उधार वापस नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट का ये मतलब है कि सारी आपकी इकॉनमी जो भी इंटरनेशनल सिस्टम के साथ मिली हुई है वो टूट जाएगी और क्राइसिस आ जाएगी, यहाँ बहुत बड़ी क्राइसिस। कुछ भी नहीं चलेगा, सारा ही बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, गैस बंद हो जाएगी, सारा कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि आप बिजली भी इंपोर्ट करते हैं, तेल गैस भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं नॉट इनफ एंड सो ऑन। तो जब आप उधार नहीं देते तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं बैंकरप्ट हो गए। आप बैंकों से पैसे लेते हैं, दिवालिया। आप बैंकों को पैसे नहीं वापस करते, बैंक आ जाते हैं, ताले ला देते हैं, कहते हैं चलो जी बाहर निकलो और चलो जी ऑक्शन करो ना, उसको कहते हैं बैंकरप्सी डिक्लेयरिंग। तो मुल्क की बैंकरप्सी यही होती है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स जो आपने करनी है वो आप नहीं कर पाते। इस वक्त आपकी इंटरनेशनल पेमेंट्स यहाँ तक आ गई हैं क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है और आपकी इम्पोर्ट्स कम नहीं हुई और आप बोरो करते रहे और आप इंटरेस्ट पेमेंट्स सर पे चढ़ गई हैं। तो वो तो अच्छा दिन थे कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स का सोचते नहीं थे, कर्जे ले ही जा रहे थे और खर्च कर ही जा रहे थे मुगलों की तरह। मगर मुगलों के तो पास बड़े पैसे थे ना, वो तो टैक्स ले लेके करते थे, यहाँ तो टैक्स है ही कोई नहीं। अब आए तो फिर आज जाना पड़ता है
IMF के पास। और IMF के पास क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो आपको 1% पे आपको उधार देता है, वो कहता है हम नहीं देंगे आपने पुराने पैसे वापस नहीं किए। जो 1-1.5% पे उधार लिए हैं वो भी नहीं वापस कर सकते। IMF से बाय द वे आप 1-1.5% पे लेते हैं, लोकली बैंकों से आप 20% पे ले रहे हैं, तो इसीलिए ये सबसे चीप सोर्सेज है उधार लेने की। मगर अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे आपके जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे बॉन्ड्स भी हैं बाहर, हमने कोई $2 बिलियन के बॉन्ड्स भी फ्लोट किए हुए हैं, उनकी वैल्यू जो थी आधी हो चुकी थी, बिकॉज लोग फिक्र कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। तो ये एक क्राइसिस, अब उस क्राइसिस के अंदर आप कहाँ जाएंगे पैसे लेने के लिए? हमें ये क्या गया कि जी SIFC जो है $30 बिलियन ले आएगी जी, अराउंड 100 का जा रहा था, उसमें से मिडिल ईस्ट की कंट्री से। अब वो ये है कि सऊदी अरेबिया भी बैठा हुआ है जी, वादे हो गए हैं मगर आया कुछ नहीं। सऊदी अरेबिया भी बैठा हुआ है, चाइना भी बैठा हुआ है, ये इक्का दुक्का जो चीज़ थोड़ी मोटी मिल गई आपको, वो सब इंतज़ार में है कि क्या IMF आएगा कि नहीं आएगा। IMF आता है, हालांकि क्या $6 बिलियन क्या है, कुछ भी नहीं, 6 to 8 अब तो कुछ भी नहीं है 3 साल में। अब वो कहते हैं उसको 8 बना लेंगे, मगर उससे पहले बहुत से काम करने पड़ेंगे ताकि IMF को ये पता लगे कि आप वो इकदाम कर रहे हैं जिसके साथ मईशत सेट हो जाएगी और आपके पैसे जो आपने दुनिया के देने हैं आप वो दे सकेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स सिस्टम से जी। अब टैक्स सिस्टम जो है इस वक्त 10% GDP का है, ये जो 18% पे लेके जाना है, ये कोई छोटी बात तो नहीं डबल करना, बिल्कुल। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं। इसीलिए नवाज शरीफ का जो मॉडल था वो 6-7 साल 5 साल तो ठीक चला, क्योंकि उधार देने का वापस देने का तो कोई सोच नहीं रहा था। हुकूमतें जो आती हैं वो सोचती हैं हम 5 साल के लिए हैं, हमने इलेक्ट होना है, देखा जाएगा आगे जाके, हो सकता है इलेक्ट ना हो, अगले देख लेना, अपना उल्लू सीधा करना है, बाद में जो मर्जी। उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया और इमरान खान के खाते फेंक गए। इमरान खान फंस गया, उसने अपना उल्लू सीधा किया तो इस हुकूमत के आगे फेंक गया। ये हुआ है, दे ऑल डन द सेम थिंग एंड अब जाके वी कांट अफोर्ड टू डू इट एनीमोर। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। और अब तो बन चुका है ये स्नोबॉल इफेक्ट। आप देखें IMF कह रहा है कि आप FBR में रिफॉर्म्स करें, हमें इसके हवाले से रिपोर्ट दे, रिव्यू जो होगा वो उन चीजों पे होगा जो आज तक की नहीं गई, ये कमिटमेंट करेंगे। सारा एजेंडा आयशा वही है जी कि जी आपने $1 ट्रिलियन की डिफिसिट चल रही है, उससे आप इकट्ठा कहाँ से करेंगे? तो मेरा इसके जो फार्मूला है, मैंने कल आपको कुछ बताया था कि एक तो तरीका ये है कि जी आप डिमोनेटाइज करें 5000 के नोट को। दूसरा मैंने ये कहा था कि FBR को इजाज़त दें टू लुक एट दी अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स ऑफ पीपल जहाँ ब्लैक मनी पड़ी हुई है, और उस ब्लैक मनी को टैक्स करें और या एमनेस्टी दें, या जो भी है, और ब्लैक इकोनॉमी को कम करें और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाएं। मगर और भी बहुत से इकदाम हैं। अब टाइम हो तो मैं बात करूँ। है, अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं ना, तो फार्मूला ज़ाहिर है बहुत से गर्दिश में होते हैं। एक पूछना चाह रहे हैं सवाल, हो सकता है रिलेट कर रहा हो आपका आंसर, उससे शामिल कर लें जी। क्या वजह है कि दुनिया लिबरल इकोनॉमी की तरफ या फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा जो है वो गई है, ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ? इसकी क्या वजह है? ये नौफल है UAE से। अच्छा, बात ये है कि ये तो 1 घंटे इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, मगर कितने मिनट है हमारे पास? हमारे पास 2-3 मिनट। 2-3 मिनट यार जुल्म कर रही हो ये सवाल। अच्छा फिर मोटी बात कर लेते हैं, फिर इसको फिर किसी वक्त डिस्कस। बिल्कुल ज़रूर। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी फेल हो गई सोवियत यूनियन में और चाइना में, जो कि प्राइम एग्जांपल्स थे, और ईस्ट यूरोप में जो कि प्राइम है, वहीं सोशलिस्ट बनी इकोनॉमी बनी थी। वो कोल्ड वॉर के दौरान आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करती गई, क्योंकि सोशलिज्म ने आवाम को इतना कुछ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। रोटी पानी मिल गया, एजुकेशन मिल गई, हेल्थ मिल गई, मगर जब वो ख़रीदने जाते थे, ब्रेड ख़रीदने जाते थे या रोटी ख़रीदने जाते तो शेल्फें खाली पड़ी होती थी। तो इन सम सेंसेस सोशलिस्ट इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अच्छा। उस वक्त ये गोर्बाचोव साहब ने जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो वहाँ मार्केट इकोनॉमी अब सोवियत यूनियन में उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसके साथ क्या होता है मार्केट इकोनॉमी के साथ? वेल्थ तो, दौलत तो क्रिएट होती है। अच्छा। मगर वो चंद हाथों में जाती है, मगर वो चंद हाथ जो है वो बहुत अमीर हो जाते हैं, ठीक, वो सरमायादार बन जाते हैं बहुत बड़े, मगर कुछ भी चीज़ें आवाम को भी मिलती हैं, ठीक। अच्छा, इसी तरीके के साथ चाइना में 1950s में बड़ी सख्त सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इनकलाब के बाद माओ ज़ेडुंग ने बहुत सारा कुछ ही नेशनलाइज कर दिया, ज़मीनें ले ली, ये कर दिया, यहाँ तक के लोगों को कहा कि शहर छोड़ के जाएँ, देहातों में काम करें, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर एक काउंटर रेवोल्यूशन आई 1958-60 में। अच्छा। उन्होंने इसको कहा नहीं यार ये तो तबाही हो रही है, इसको अब थोड़ी सी खोला जाए। अच्छा। लोगों को मोटिवेट किया जाए, इंसेंटिव दिए जाए। अच्छा। तो वहाँ से फिर वहाँ चाइना ने भी अपना रास्ता, लियो शाओची थे उस वक्त के जो हेड थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने फिर माओ के जो सारे हार्ड लाइन थी उसको रिवर्स किया, और
फिर एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़े। अच्छा। अभी चाइना जो है इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, जहाँ एक्चुअली काफ़ी हद तक मार्केट इकोनॉमी है और कॉरपोरेशंस और वर्कर्स कलेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉफिट्स जो हैं वो खुद ही रख लेती हैं। हम तो एक किस्म की आप समझे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा। सारा चाइना, और वो अपने वेलफेयर के लिए सारे चलाते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि बाकी दुनिया में भी, ईस्टर्न यूरोप में तो कोलैप्स कर गया वो सारे, सोवियत यूनियन जब कोलैप्स किया तो वो सारे मार्केट इकोनॉमी की तरफ आ गए। अब मार्केट इकोनॉमी जो है वो हर जगह पे चल रही है। मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब शुरू में तो बड़ी खुशी थी कि मार्केट इकोनॉमी, अब क्या हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी जो है, रिलेटिव पॉवर्टी जिसे कहते हैं, वो बढ़ गई है। अभी इसके ऊपर बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने लिखना शुरू कर दिया है, पिकेटी ने लिखना शुरू कर दिया, बहुत से लोग, कि कैपिटलिज्म जो है, ये मार्केट इकोनॉमी जो है, जो कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद इतनी अहमियत मिली उसको, वो भी अब रिवर्स होने जा रही है। और लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमें भी कुछ इस सोशलिस्ट किस्म की चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि बैलेंसिंग एक्ट हो। और वो अब चाइना की तरफ दे रहे हैं, जहाँ अच्छा बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने कर लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि लिबरलिज्म और लिबरल इकोनॉमी जो है वो अब रिट्रीट पे होगी। और अच्छा। हर जगह पे थोड़ी बहुत ये इक्वालिटी की तरफ, क्योंकि जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कितने प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं वहाँ, हर चीज़ के ऊपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और तो इसलिए ये कहना कि जी लिबरल इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्चुअली लिबरल इकोनॉमी बढ़ने का 2 सदियाँ थी, सॉरी 2 दिहाइयाँ थी। उसके बाद अब लिबरल इकोनॉमी रिट्रीट पे है। और 2008 में जो लिबरल इकोनॉमी का क्रैश आया वेस्ट के अंदर, उसके ऊपर भी किसी दिन बात करनी चाहिए। वो एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद इनको समझ आई है कि अब करना क्या है। उसके बाद कोविड आया, अब क्लाइमेट चेंज आ गया। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्योंकि लिबरल इकोनॉमी तो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानती ना, वो तो कहते हैं खुले आम लूट मार करो, कोई गल नहीं, कोल बर्न हो रहा है, ये हो रहा है, डजंट मैटर। तो रिसेशन के बाद ये रिवर्स की तरफ जाते हैं। ये अब इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशंस होंगी। तो वो दैट इज नॉट अ गोल पोस्ट ऑफ लिबरल इकोनॉमी, दैट इज स्टेट इंटरवेंशन। तो अब स्टेट इंटरवेंशंस आपको नजर आएंगी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या हो रहा है। और ये अब समझ आ रही है इनको कि ये जो लिबरल इकॉनमी है उसने क्लाइमेट चेंज आपके सर पे खड़ा कर दिया। ये लिबरल इकॉनमी ने किया, ये लिबरल इकॉनमी ने किया, अनब्राइडल्ड कैपिटलिज्म। तो ये हो रहा है, बेमहार कोई भी चीज़ हो ना तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो बहरहाल इसके ऊपर और भी बड़ी डिबेट हो सकती है। इसके कई जहते हैं, लेकिन हैं भी बहुत इंटरेस्टिंग। आपने एक मिसाल दे के तो बहुत से लोगों के आइडियाज़ वाजे कर दिए होंगे, लेकिन चाहेंगे कि आने वाले शोज़ में इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू मुमकिन हो सके। ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल आप मज़ीद भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।